नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज RO और ARO का पेपर संपन्न हो गया और होपफुली आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर मेरे हिसाब से इजी टू मॉडरेट की तरफ जाता है, जिसमें से 60% तो मैं इसको इजी मानूंगा और 40% मैं इसको मॉडरेट मान सकता हूँ। ठीक, GS की बात कर रहे हैं अभी हम। तो फिलहाल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं GS वाले पार्ट के। ठीक, मेरे पास जो बुकलेट है ये है सीरीज C की। ओके, तो जिनके पास सीरीज C है उनको थोड़ा आसानी होगी, बाकी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आगे पीछे करने में उसको। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे? आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। शिव प्रसाद डबराल इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? सुमित्रा नंदन पंत। संभवतः ये सभी का सही हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? इसका आंसर है नागफनी। ये भी आसान सा सवाल था। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से इसका आंसर है मिल जाएगा आपको। केरला इज द राइट आंसर। पांचवा, निम्नांकित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? गौरीनाग, बेड़ीनाग और कालीनाग ये सारे के सारे कुमाऊं में है। इसका आंसर है नागनाथ पोखरी। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं ठीक मान सकता हूँ, मॉडरेट। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आपको पता ही है कि उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, वो तिब्बत और नेपाल से सीमा साझा करता है। तो आपको पता लगाना है कि कौन से जिले इसको स्पर्श करते हैं। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी इज द राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 7, सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल या देहरादून? देखिए, बात हो रही है दरअसल कॉर्बेट नेशनल पार्क की, और ये जो अभयारण्य है ये उसी के अंतर्गत आता है। आंसर इसका है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, आप जानते हैं कि रामनगर में जो स्थित हमारा कॉर्बेट पार्क है उसका ज़्यादा हिस्सा कहाँ पर मौजूद है? पौड़ी गढ़वाल में। ओके, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आसान क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आसान है, काफ़ी चर्चाओं में थी ये किताब, और इसका जवाब है आपका शेखर पाठक। 8वें का ए। आसान सवाल। 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? अच्छा सवाल है ये। तो मेरा ऐसा मानना है कि कृषि योग्य भूमि हरिद्वार में हो सकती है, लेकिन मुझे डाउट उधम सिंह नगर को लेकर भी है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक गोला लगा देता हूँ। हम लोग वेट कर लेंगे ऑफिशियल की सीट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो इसका जवाब है जाड़ भोटिया से है। आसान सवाल है, कभी ना कभी आया ही होगा ये। दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? अच्छा सवाल है, देखने को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इसकी स्थापना करी है चंडी प्रसाद भट्ट ने, और ये स्थापना करी थी इन्होंने 1964 में करी थी। आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट मान लीजिए इस फैक्ट को। ठीक, तो ये तो रहे शुरुआत के 11 क्वेश्चन। अब आएगा 12वां क्वेश्चन। ठीक, तो 11 में से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके 9 तो ठीक होंगे ही। ठीक, मेरा ये कह देना कि सवाल आसान आए थे, बहुत आसान है कहना, यहाँ पे खड़े खड़े इस तरीके से आपके सामने आंसर डिस्कस करना। एग्जामिनेशन हॉल में कंडीशंस अलग होती हैं, ठीक है ना, तो 10-20% का प्रभाव तो रहता ही है जल्दीबाजी में गलत हो जाने का, है ना। तो हमारे कह देने से आसान है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आसान नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन है ये। गंगोत्री इसका सही जवाब है, और सब लोगों ने सही किया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मैंने कई बार इससे पहले जब भी लेक्चर्स दिए थे तो मैंने कई बार आपसे कहा था कि इन सभी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, और लगभग वही चीज़ें उसके आसपास हमको दिखाई भी दे रही हैं। आंसर इसका है भिलंगना, मनेरी भाली। तो मैं चाहूँगा कि आप पता लगाइए कि मनेरी भाली जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। ओके, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार आपसे पूछा गया है किस जनपद में सर्वाधिक 1% है, यानी कि
परसेंटेज के हिसाब से आपको बताना है कि सर्वाधिक वनावरण किस जिले में है, तो इसका आंसर है नैनीताल। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसको मैं टफ क्वेश्चन नहीं मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा बुग्याल सही नहीं है? ठीक है ना। पुष्प कल्याण बुग्याल टेरी गढ़वाल में है, दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग, बेदनी बुग्याल चमोली, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़। इसमें से दयारा बुग्याल जो है वो रुद्रप्रयाग में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है। टेरी दरबार ने वर्ष 1928 में वन सलाहकार के रूप, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन तो आयोग ले ही आता है ना। तो इसका आंसर जो अभी तक निकल के आ रहा है उसका है जर्मनी। अच्छा क्वेश्चन है। 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली टेरी दरबार ने, तो वह किस देश के निवासी थे? अच्छा क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। ठीक है, अच्छी तरीके से ढूंढा गया क्वेश्चन है ये। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? आपको पता ही है कि कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे वो ई गार्डनर थे और 1 साल के अंदर तक ही रहे वो खाली। तो इसका जवाब बहुत आसान है खोजना, 1815। 17 का आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ देते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री, सारे ग्लेशियर्स के नाम है, पता लगाना है कि यहाँ से कौन कौन सी नदियों का स्रोत है। तो एक ही से आपको पता चल जा रहा है गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। तो बी का 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 18वें का क्या होगा आंसर? इसका सी होगा, सीधा सीधे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है भोटिया। भोटिया जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? शौका, या शौको किस नाम से जाना जाता है? भोटिया से। आसान सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। हाँ 20। कई बार मैंने अपने लेक्चर्स में ये बात रिपीट करी है कि पंचायती राज सिस्टम से ना मालूम क्या स्नेह रहता है आयोग वालों को कि वो एक क्वेश्चन बना के देते ही हैं और हर बार आसान सवाल देते हैं। ये भी सरल ही है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जा रहा है? 50%। बहुत आसान, सबका सही हुआ होगा ये। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादक सर्वाधिक होता है? विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट उधम सिंह नगर। ठीक है, तराई वाला रीजन है। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था? जिस समय ये बजट घोषित किया गया था उसके अगले ही दिन मैंने अपने इस चैनल पर वीडियो बनाया था और ये सारे जो फैक्ट्स डाटा जिसमें दिए हुए उन सबके बारे में चर्चा की थी। देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से आया है और ये है आपका जीएसडीपी का 2.0%। ठीक, 2.0%। अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? आंख बंद करके टेहरी बांध परियोजना। 24वां, उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? बहुत ही आसान सवाल, सड़क निर्माण से संबंधित है। आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। सभी का उम्मीद करता हूँ एक सवाल ठीक हुआ होगा। अगला सवाल 25, उत्तराखंड में किस फसल की पैदावार नहीं होती? बच्चों वाला सवाल है, नारियल नहीं होता है। क्या बात करें इस बारे में। उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। यही इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक, 26 का ए। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए ब्रिटिश पीरियड में लैंड सेटलमेंट और जितनी भी भूमि है उसका क्लासिफिकेशन किया गया था और इसका जवाब आपका तलाऊ भूमि को कहा जाता था। आसान सवाल है, कोई टफ नहीं है। उत्तराखंड के 4 धाम, हाँ इसको ठीक मान सकता हूँ मैं सवाल, मॉडरेट। 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ किस जिले में है? अच्छा सवाल है, जल्दीबाजी में हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हुआ हो कईयों का। आंसर इसका है उत्तरकाशी, वेस्ट में रुद्रप्रयाग, उससे थोड़ा सा नीचे और उससे ऊपर चमोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 28वें का आंसर क्या है? सी सेट में डी है। क्वेश्चन नंबर 29, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अच्छा सवाल मान सकते हैं इसको। इसके राजा थे प्रद्युम्न शाह थे, लेकिन 90% लोगों का सही हुआ होगा ये। 30वां जो क्वेश्चन है ये मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। आयोग ने ये क्वेश्चन अच्छा ढूंढा और इसको मैं अच्छी क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सदस्य सांसद कौन सा था? तो इसका आंसर है भक्त दर्शन। और आपको मैं बता दूं कि गढ़वाल लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका गठन 1957 में हुआ था। आगे आने वाले एग्जामों के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको मान के चलिए। ठीक है।
अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, ये भी क्वेश्चन मालूम कितनी बार रिपीट हुआ है भाई, यूपी पीसीएस में भी आता है, यहाँ भी आता है ना। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन, QUININE, किससे प्राप्त किया जाता है? चिंकोना की छाल से। इसमें मिलता है बाक। किससे मिलता है? इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बाक कहते हैं, है ना, बाक ऑफ चिंकोना। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इमिट्स रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो इसका आंसर है क्या? प्रोटॉन। बाकी सभी करते हैं। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? अपच यानी कि डिसेंट्री कह सकते हैं आप। एंटीबायोटिक बुखार कम करने के लिए, सॉरी, एक प्रकार का नहीं हो जाता है, गले में खराश जैसी हो जाती है तब दिया जाता है। एनाल्जेसिक हो गया। तो इसका आंसर क्या है? एंटीसेप्टिक कटे फटे के लिए होता है। इसका आंसर क्या है? एंटासिड है। तो 33वें का आंसर क्या है? सी। एक क्षण की तापी चालकता, यानी कि हम बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी अर्थात कंडक्शन अधिक किसका होगा? जो स्टील का होगा, लोहे का होगा। तो किस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की बनी हुई है। ओके, वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। इसका आंसर क्या है? डी है। ठीक है, आसान सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35। OMR से क्या अभिप्राय है? अधिकतर लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका आंसर ऑप्टिकल मार्क रीडर किया होगा, लेकिन ये भी जवाब गलत नहीं है। लेकिन अगर डी की जगह लिखा होता ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तब उसका आंसर वो हो जाता। तो क्योंकि हमारे पास एक विकल्प वो भी मौजूद होता, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, अर्थात नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका सही जवाब होता। क्वेश्चन नंबर 36। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इट इज कॉल्ड डीबगिंग, यानी कि 36 का सी। IPv4 है ना, एड्रेस में बिट्स कितनी होती हैं? इसका आंसर है 32। 32 इज द राइट आंसर ऑफ 37। 33वें का आंसर क्या है? हाँ, ए है। 38। कंप्यूटर में 1 KB किसके बराबर है? किलोबाइट्स। ये तो पता ही है, ना मालूम कितनी बार क्वेश्चन आएगा ये। 1024। 39वां क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से। सभा और समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया था, किसमें? अथर्ववेद में। इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों का गलत हो गया हो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही बात। नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो गया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? अच्छा सवाल। इसको मैं अच्छा सवाल कहूँगा उन लोगों के लिए जो बार बार रिवाइज नहीं करते। वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र, क्या ये सभी मगध की राजधानी थी? तो इसका जवाब है नहीं। इसमें से चंपा किसकी राजधानी थी? अंग की। क्या वैशाली राजधानी थी? राजगृह थी? पाटलिपुत्र थी? जी हाँ, लेकिन सबसे पहली कौन सी थी? राजगृह थी। किसने स्थापना करी थी मगध राज्य की? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, और कितने, और उसने किस वंश की स्थापना करी थी। ओके। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ये पूछा गया है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, इन सब का संबंध भी किसी न किसी किससे है? विटामिन से है ना। जैसे कि कैल्सीफेरॉल किससे है? विटामिन डी से है। अब बात करते हैं फूड चेन की। तो फूड चेन में शाकाहारी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक। बहुत ही आसान सवाल। प्राइमरी कंज्यूमर इज द, जैसे कि चूहे हो गए, रैबिट हो गए, ये सब क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं ना, तो वो प्राइमरी क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। शानदार क्वेश्चन, संभवतः कईयों का गलत हुआ हो। ठीक है, तो कैसे सही हो गया होगा? अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनको उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करी? बात है 1912 के आसपास की। गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके क्या है, राजनीतिक गुरु भी हैं, वो गए थे अफ्रीका। ठीक है, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 44। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? इसको भी मैं अच्छी सवाल की कैटेगरी में रखूंगा। साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछा गया है, और ये सारी डायनेस्टीज जो हैं
राष्ट्रकूट, चेरास, पंड्या और पल्लव, ये सबके सब क्या हैं, दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। आपस में संघर्षरत भी थे काफ़ी हद तक, लेकिन पल्लवों के पतन के उपरांत हम कह सकते हैं कि चोल के संस्थापक विजयालय का अवसर मिला होगा और उसने चोल साम्राज्य की स्थापना करी। तो इसका आंसर क्या है, पल्लव डायनेस्टी। पल्लवों की राजधानी क्या थी, बता सकते हैं, कांची थी, कांची। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है, आसान सवाल, फिरोज तुगलक ने लिखी है, फुतवत फिरोज शाही। 46 को भी मैं अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया आयोग ने। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया? माउंटबेटन का उस दिन बर्थडे था? जी नहीं। यह हिंदू कैलेंडर का पवित्र दिवस था? जी नहीं। इसका सीधा आंसर है डी, इस दिन 2 साल पूरे हो रहे थे जापान के सरेंडर करने के, विश्व युद्ध की बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। एक्वथ समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? बहुत ही मामूली सा सवाल है, न मालूम कितनी बार चर्चा में रहता है। आपको पता होगा एक्वथ कमेटी का संबंध रेलवे से है और ये ब्रिटिश पीरियड की बात हो रही है। और हम देखते हैं कि रेलवे बजट और कॉमन बजट अलग अलग आता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसको फिर से क्या कर दिया है, एक कर दिया है। उस समय फिर से चर्चा में था। ठीक, तो आपके लिए सवाल यह है कि आप मुझे बताएंगे कि कॉमन बजट और रेलवे बजट को फिर से कॉमन कब कर दिया गया इस सरकार ने? प्लीज़ 47 क्वेश्चन के आधार पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है? एक प्रकार से कह सकते हैं कि तंज मारा है। किसने? उग्रपंथी वाले नेताओं ने नरमपंथी वाले नेताओं को ये बात कही है, लाला लाजपत राय ने। अच्छा सवाल, गुड क्वेश्चन। ये भी संभवतः ये हर किसी का सही ना हुआ हो सकता है किसी ने बाल गंगाधर तिलक मार दिया हो, है ना। 49, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं, है ना, अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 57। आसान सवाल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषकृत है? अच्छा सवाल है, कांग्रेस के बारे में बात पूछी गई है। इसका आंसर संभवतः क्या होना चाहिए, ए। निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जाना माना वाद 1973 का केशवानंद भारती केस। तो इसका जवाब क्या है, 51 का सी। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस पेज में। 52, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? बहुत ही शानदार सवाल है। आंसर इसका है प्रीति लता वाडेकर हो नहीं सकता, कमला नेहरू भी नहीं है। इसका आंसर है अम्मू स्वामीनाथन। आप मुझे जरा एक बात और बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के इस लेक्चर को सुनने के बाद कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ठीक है, कुल कितनी महिलाएं थी, एक आध नाम और डाल के दे दीजिएगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो इसकी स्थापना करी थी महामना अर्थात मदन मोहन मालवीय ने। 53 का सी। बढ़ जाते हैं आगे। भारत निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवेचना करता है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, आर्टिकल 368 अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लिया गया कॉन्सेप्ट है ये कि हम क्या कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकते हैं। ये बात हो गई आपके आर्टिकल 368 की। क्वेश्चन नंबर 55, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने न मालूम कितनी बार आगाह किया है बच्चों को कि यहाँ से आर्टिकल जो 243 है हमारा, उसमें कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसका संबंध किससे है, पंचायती राज सिस्टम से है, वित्त व्यवस्थाओं से है, उसके चुनाव आयोग से है, उसके चुनाव करवाने से है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता है इसमें, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगा कि 243 वाला जो आर्टिकल है वो किसी भी तरीके से आपको याद रहे हमेशा, ठीक है ना। और 243 का जो दूसरा खंड है वो भी 243 से ही शुरू होता है और उसका संबंध किससे है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, अर्थात नगर निकायों से है। ठीक है,
तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के बहाने आज ही आप इस चीज़ का रिवीजन करेंगे अगले आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये इसका जो मेंस वाला एग्ज़ाम होगा वो भी कैसा है, ऑब्जेक्टिव ही है, जीएस वाला पार्ट। तो आप इसका आंसर देंगे मेरे को, ठीक है? मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? निजता यानी कि आप कह सकते हैं प्राइवेसी, है ना? तो आर्टिकल जो 21 है इसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही गहनता से इसकी व्याख्या करी है, बहुत ही गहनता से व्याख्या की है और इसमें कई सारे पॉइंट्स गिनाए हैं, ठीक है? लक्ष्मीकांत वाली बुक में इसका पूरा विवरण दिया है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? सी। 57, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? BN राव। आसान सा सवाल है, बाकी इन सभी की भूमिका थी, जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको इनके अलावा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख करती है? 7 शेड्यूल। आसान सवाल, मैं हर बार कहता भी हूँ कि शेड्यूल से क्वेश्चन जरूर आएगा, और आया। क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा सवाल है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया है? आपको याद होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मंडपम नाम की जगह पे जो हमारा साल भर का जो चल रहा था ना कार्यक्रम G20 को लेकर, उसकी फाइनल बैठक दिल्ली में हुई और उस समय भारत के प्रयास से, भारत की कह सकते हैं कि से किसको शामिल करने की बात कही जा रही है? अफ्रीकन यूनियन की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने देश हैं, ठीक है प्लीज़। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय नहीं होगा इसमें, ठीक है? डी होगा इसका आंसर। 60 का क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, हाँ ठीक है। 61, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल के कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर है शिक्षा। अच्छा सवाल लगाए, गुड क्वेश्चन। कुछ सवाल अच्छे भी हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित थी? शानदार क्वेश्चन। 63 का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित? उद्देश्य संकल्प, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 64, अच्छा सवाल है ये भी, प्रेम्बल से भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 64, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। साथ ही में UPPCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाने वाले जो GS के पेपर्स होते हैं उनको भी आप जरूर देखिए। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी लोक सेवा आयोग के हैं। आप यकीन नहीं होता तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता ही होगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी शुरुआत करी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कई सारे कंपोनेंट की जरूरत होती है, जिसमें स्टील प्लांट एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो नेहरू के समय की बातें हैं ये होने को। तो ये हुआ था आपका कार्यक्रम, बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से लगाया गया था। 65 का सी। क्वेश्चन नंबर 66, रेलवे के मुख्यालयों से है। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, बिल्कुल ठीक। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये भी ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ये भी बिलासपुर में ही है। ये बिलासपुर वो है छत्तीसगढ़ वाला। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता में 2 मुख्यालय, पूर्वी रेलवे के भी और दक्षिण पूर्वी रेलवे का भी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कब की गई? ये आपको पता ही होगा 100%, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत रिपीट हुआ है। अहोम जनजाति का संबंध है आसाम से। अहोम डायनेस्टी पता ही है आपको, जिसको मुगल्स नहीं हरा पाए थे। 69, निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। और ये सारी जो नदियां हैं ये यमुना की क्या है? सहायक नदियां हैं, और इन्हीं को लगाना है क्या? वेस्ट टू ईस्ट। तो इसका आंसर क्या है? बी, चंबल, बेतवा, केन, सोन। शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये। क्वेश्चन नंबर 69। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, इसी पेज में कर लेंगे सारा इसको। हाँ, तो
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ मिनरल्स दिए हुए हैं और एक तरफ बताना है कि वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोना कोलार की खान में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कोयला झरिया के लिए झरिया कोयले के लिए जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। कहाँ है? झारखंड में है। लौह अयस्क गुंटूर, हीरा पन्ना बेल्ट जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लौह अयस्क जो है वो गुंटूर में नहीं है भाई। गुंटूर जो है ये भी कर्नाटक का ही जिला है वैसे, शायद आंध्र प्रदेश का है। ये लौह अयस्क होना चाहिए यहाँ पर बेल्लारी। बेल्लारी का नाम सुना होगा, वो भी कर्नाटक में ही है, तब होता है सही। आंसर इसका क्या है? सी इज नॉट द करेक्टली मैच्ड। 71 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? अभी तक 2011 की जनगणना ही चल रही है सारे डाटाज। आंसर इसका क्या है? तमिलनाडु। 72 निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि हुई? मेघालय में हुई। मैंने कहा था कि सेंसस पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन आए हैं, देखिए 2-3 तो दिख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है लघु व्यवसाय से। भारत सरकार ने जो भी स्कीमें चलाई थी इसके लिए मैंने आपसे कहा भी था कि पढ़ लीजिएगा, मौजूदा सरकार की स्कीम से ही क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी का। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है भाई? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है, आसान सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है और ना मालूम कितनी बार रिपीट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत ने वर्ष 2023 में एशियन गेम्स के दौरान कितने स्वर्ण पदक? पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर याद नहीं रहता। आंसर इसका क्या है? सी 76। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? वी शनमुगन साउथ इंडिया के हैं। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया? मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था पहले भी कि महिलाओं की जो भूमिका है खेल में इन दिनों वो काफ़ी चर्चा में है, खासतौर पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग वहाँ से सवाल पूछ रहा है। आंसर इसका क्या है? स्पेन, डी। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे कि कितने गांव शामिल किए गए हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये इसका आंसर है धोरडो। धोरडो कहाँ का गांव है? गुजरात का है। ठीक, 79। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? 31 अक्टूबर 2023, इतना ढोल पीटा गया है इस डेट के बारे में, तो त्रिपुरा हो नहीं सकता, मणिपुर हो नहीं सकता, पुडुचेरी हो नहीं सकता, क्या होगा? लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला। क्वेश्चन नंबर 80, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, बहुत ही चर्चा में था मामला। मुझे नहीं लगता कि किसी का सवाल ये गलत हुआ होगा। 80 का आंसर क्या है? बी है भाई। ठीक है, 100% ये क्वेश्चन सभी ने ठीक किए होंगे, है ना। शिव शक्ति वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? अच्छा सवाल, आंसर इसका क्या है? समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक, न मालूम कितना इसका मतलब देख रहे थे कितना न्यूज़ में था ये उन दिनों, किसी का गलत नहीं हुआ होगा ये। आंसर इसका है 128। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना कराई? बहुत हल्ला था इसका भी, आपको पता ही है, बिहार, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसे बयान भी दे दिए थे उन्होंने, है ना, तो वहाँ की विधानसभा में। आंसर इसका क्या है? बिहार। 84, एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, कहाँ हुए थे? हांगझाओ में हुए थे, काफ़ी चर्चा में था, किसी का गलत नहीं हुआ होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात हो रही है, तो इसका आंसर है आपका सी। अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछते तब इसका आंसर क्या होता? आशा पारेख होता। ठीक, हो सकता है अगले एग्जामों के लिए आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाए। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार, बहुत ही आसान सवाल, मैंने इसकी तस्वीर भी लगाई थी अपने स्टेटस में। नरगिस मोहम्मदी ईरान की महिला हैं। ठीक, एक और इनकी जो मतलब इनकी जो जिनको अपना ये गुरु मानती हैं उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है बहुत पहले, है ना, वो भी ईरान की हैं। 87, नावा शेवा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है, आसान था सवाल।
वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और ये कहाँ के हैं? स्पेन के हैं भाई। कहाँ के हैं ये? स्पेन के। विश्वनाथन आनंद कहाँ है इस समय? ठीक है, 88 का आंसर क्या है? बी है। अगला है, देखते हैं लास्ट पेज हमारा, कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड से फिर से। लाखोटियार, आंख बंद करके सही हो जाएगा ये। अल्मोड़ा, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? कीर्ति शाह, याद होगा आपको। जब कीर्ति शाह शासक बने थे तो अल्पवयस्क थे, तो कुछ समय तक रानी और मंत्रिमंडल क्या करता था? शासन संभालता था। ठीक है, तो कीर्ति शाह इसका सही आंसर है। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ? जिया रानी। आसान सवाल है। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से था? रवाई आंदोलन से था। ये भी आपको परीक्षा वाणी वाली किताब में आसानी से मिल जाएगा। टेहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर किया था? सुदर्शन शाह ने किया था भाई। किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? रैमजे, राम जी कहते थे लोग इनको, है ना, राम जी बुलाते थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? अच्छा सवाल है, बोसी सेन। इसको आप किनारे कहीं नोट कर लीजिएगा। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ? ये भी अच्छा सवाल है, अक्सर लोग पहला याद रखते हैं। आंसर इसका है कोट द्वार में। निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज से संबंधित था? चंद्र सिंह नेगी। आसान सवाल है। वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? आसान सवाल, गोवा। और लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? जापान को नहीं किया गया है। ठीक, बाकी ये सारे देश किस में आ जाएंगे? अब ब्रिक्स में शामिल होंगे, ऐसी कयास लगाया जा रहा है। तो ये रहा आज का पेपर, जो इजी टू मॉडरेट था। होपफुली आप लोगों का पेपर सही गया होगा। अब जब हमने पेपर डिस्कस कर ही लिया है तो हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, कट ऑफ की घोषणा करना मैं एक बहुत वैसी बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी जिस तरह का ये पेपर है, जिसका 70% स्कोर है दोनों में मिलाकर, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं मेरिट के, बहुत पहले के, है ना। फिर भी 105 का जो स्कोर है 150 में से, नेगेटिव मार्किंग के बाद, हाँ, एक सेफ स्कोर मैं मान सकता हूँ। 70%, अधिक से अधिक 72% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लग रही है बात। जब ऑफिशियल की आएगी तो तस्वीर और साफ़ हो जाएगी। ज़्यादा इसमें बदलाव नज़र नहीं आएगा आपको। ऑफिशियल की शीट में 1 या 2 क्वेश्चन का आ सकता है। ठीक है, जो भी इसमें त्रुटि हुई होगी उसमें आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और ऑफिशियल की शीट का वेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस को भी इसमें आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। 2024 आपका है। ठीक है, थैंक यू।